नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। आज है 14 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हम लोग कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन जनवरी से लेकर जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने गिजोन शतरंज मास्टर किताब जीता है? तो ये किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। आप इन्हें याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रूबर्न मिशन की डेल्टा रेटिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यह है झारखंड राज्य। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत। और इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कौन है, कहाँ है, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि कल के करंट अफेयर में हमने सब कुछ बता रखा है। हमारा अगला प्रश्न है कि 94 वर्षीय किस महिला ने 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीती है भवानी देवी डांगर। यानी 94 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये पदक जीता है। आप इन्हें याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत ने किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह कहां पे बनाया गया है? तो यह नागपुर में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा देश 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो वह कौन सा देश बनेगा? तो भारत बनेगा। और अभी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो याद रखिएगा, चीन है। यानी ये चीन को पछाड़कर 2023 में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा पाईवोट नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है? यह किसके द्वारा किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो यह किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा कि दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना लॉन्च किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया है? तो यह चीन ने किया है। और यह विश्व शांति फोरम 2022 का चौथा संस्करण है। तो याद रखिएगा कि यह 10वां संस्करण है। आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। हमारा और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो यह किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं आज के करंट अफेयर। उससे पहले अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा एकेडमी ऑफिशियल। इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन और प्लस सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, मतलब आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा हाल ही में कौन बना है? और ये आपके एग्जाम के लिए ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा निम्न में से कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, लेह हवाई अड्डा बना है। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, तो ये अक्षय ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है। मतलब 100% सौर ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा से चलने वाला, हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है। और ये पहला हवाई अड्डा है जो संस्कृत भाषा में अनाउंस करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। और ये जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपका नोएडा यूपी में बन रहा है अभी हाल ही में। ये मतलब आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। तो याद रखिएगा कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन बना है? तो लेह लद्दाख बना है, लेह हवाई अड्डा बना है। आप इस चीज को याद रखेंगे। यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में बनाया जा रहा है, जो भारत में पहला है। सोलर पीवी प्लांट के साथ हाइब्रिडाइजेशन में जियोथर्मल सिस्टम नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में
हीटिंग और कूलिंग उद्देश्य के लिए प्रदान किया जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में है। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, तो संजीव कुमार है। आप इन्हें भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह उत्तराखंड बन गया है। आप इसे याद रखेंगे। यानी कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां पहली बार स्कूल में प्री प्राइमरी एजुकेशन में किस में लागू किया गया है, तो प्री प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाल बाटिकाओं का उद्घाटन कर सूबे में नई शिक्षा नीति की औपचारिक शुभारंभ किया है। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, तो यह घाना में देखा गया है। दक्षिण अफ्रीका में का देश घाना में देखा गया है मार्बर्ग वायरस, और ये 2 केस मिले हैं। ठीक है। यानी और ये किसके सदस्य है, तो इबोला परिवार का सदस्य है ये वायरस। ठीक है। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घाना में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। मार्बर्ग वायरस रोग इबोला के समान है। इस वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए सैंपल अब सेनेगल के रिसर्च सेंटर में भेजे गए हैं। इन दोनों की मौत के बाद कोई नया मामला सामने नहीं आया है। मार्बर्ग वायरस रोग एक संक्रामक रक्तस्रावी बुखार है। यह इबोला के समान परिवार से संबंधित है। तो बस आप इतना याद रखिए, ये जो मार्बर्ग क्या है, एक वायरस है। ठीक है। और ये इबोला वायरस के परिवार के समान से संबंधित है। और इससे क्या होता है, इससे रक्तस्रावी बुखार हो जाता है। बस आप इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, यानी कि देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो यह देवघर हवाई अड्डा कहाँ है, तो झारखंड में है। आप इसे याद रखिएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के, इसको हटा दीजिए आप, किस राज्य के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इन्होंने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत जीर्णोद्धार किए गए बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देखिए देवघर में क्या है, बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, जहाँ पे सावन के महीने में, अभी देखिए आज से सावन स्टार्ट भी हो गया, तो कंवड़िया लोग क्या करते हैं, जल लेके, गंगा जी का जल लेके बाबा बैद्यनाथ में जाके चढ़ाते हैं। तो उन्हीं के लिए ये सब सारी सुविधाएं शुरू की गई हैं। यानी 654 एकड़ भूमि में फैला यह हवाई अड्डा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सीधी विमान सेवा प्रदान करेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि देवघर हवाई अड्डा कहाँ बना है, तो झारखंड में बना है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दे दी है, तो किस बैंक में दिया गया है, तो करूर वैश्य बैंक में। किस में दिया गया है, तो करूर वैश्य बैंक में इन्हें अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय बैंक की पूर्व अधिकारी मीना हेमचंद्र की करूर वैश्य बैंक के कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त को मंजूरी दे दी है। निजी क्षेत्र के बैंक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए नियुक्त हुई है, तो 3 साल के लिए नियुक्त हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क में लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो यह 20 पांडाओं को छोड़ने के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्ष में 20 रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक
संरक्षित क्षेत्र सिंगलीला नेशनल पार्क को जल्द ही नए निवासी मिलेंगे। दुनिया में विशालकाय पांडा और रेड पांडा केवल यही दो अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। रेड पांडा सिक्किम का राज्य पशु भी है। रेड पांडा शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर है। यह पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी कि ISSF विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, यानी कि भारत के अर्जुन बबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित फाइनल मुकाबले में अमेरिका के लुकास, नाम क्या है इनका, तो लुकास कोजेनिस्की को 17-9 से पराजित किया। अर्जुन ने रैंकिंग राउंड में 261.1 का स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नेशनल फिश फार्मर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 10 जुलाई को मनाया जाता है, आप इसे याद रखिएगा। हमारा यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से भारत में हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। यह 65वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। और राष्ट्रीय किसान दिवस वैज्ञानिक डॉक्टर HK अलीकुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। और इन दोनों ने 10 जुलाई 1957 को, ठीक है, भारतीय मेजर कार्प्स की प्रजातियों के लिए सामान्य नाम में हाइपोफिजिशन यानी प्रेरित प्रजनन तकनीकी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। तो इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में यूरेका फोर्ब्स के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो प्रतीक पोटा को, यानी कि प्रतीक पोटा को यूरोका फोर्ब्स के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि प्रतीक पोटा को पीई फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने अपनी पोर्टफोलियो कंपनी में से एक यूरेका फोर्ब्स को चलाने के लिए नियुक्त किया था। प्रतीक यूरेका फोर्ब्स में प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में शामिल होंगे। प्रतीक कंपनी को विकसित करने और अत्याधुनिक वस्तुओं का उत्पादन जारी रखने में प्रबंध समूह का मार्गदर्शन करेंगे, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। और हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलटेल के CMD किसे नियुक्त किया गया है? या किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। यह भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी PESB ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के पद के लिए संजय कुमार का चयन किया है। वर्तमान में वह रेलटेल के में निदेशक और परियोजना संचालन और रखरखाव अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यरत हैं, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग चलते हैं अपने जनवरी से लेकर जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में इस वर्ष प्रमुख राज्यों में सर्वोच्च रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह किसने प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने प्राप्त किया है। हमारा अगला प्रश्न है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में वैश्विक रिपोर्ट में एशिया में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह केरल राज्य रहा है। आप इसे भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कौरसेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत 68वें स्थान पे रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत 46वें स्थान पे रहा है। देखिए, यहां से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा
तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है, ठीक है। और दूसरा ये बन जाएगा कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में के वैश्विक रैंकिंग में भारत चौथे स्थान पे है, तो भारत 46वें स्थान पे है, तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किसे नियुक्त किया गया है, तो SL थाओ सेन। और देखिए जितनी भी प्रमुख नियुक्तियां उनको बार बार मैं इसलिए रिवीजन करा रहा हूं आपको, क्योंकि नियुक्तियों से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, इसीलिए प्रमुख नियुक्तियों की मैं बार बार रिवीजन करा रहा हूं, ताकि जो नियुक्तियों से अगर प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल R हरि कुमार है, आप इन्हें याद रखिएगा। उसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं कि भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है, तो मार्शल VR चौधरी हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन बने हैं हाल ही में, तो जनरल मनोज पांडे बने हैं। और ये किसके स्थान पे बने हैं, तो ये मुकुंद नरवणे के स्थान पे बने हैं, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो शीलवर्धन सिंह बने हैं, आप इन्हें भी याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीत नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अमेजन संभव इंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का खिताब जीता है, तो यह किसने जीता है, तो जीनियस एनर्जी ने जीता है। और हमारा आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है कि किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा, नाम क्या है इनका, तो अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है, तो यह किस देश से संबंधित है, तो यह केन्या देश से संबंधित है। और केन्या की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आज का आपका प्रश्न है कि केन्या की राजधानी का नाम क्या है, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो दोस्तों ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जिसमें हमने कल के करंट अफेयर देखा, फिर उसके बाद से आज का करंट अफेयर देखा, उसके बाद से जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर हमने देखा है। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए, सुपर टेट के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सीधे सीधे आपसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। इसमें जीके के भी प्रश्न रहते हैं, लेकिन जीके के मात्र 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, बाकी सब आपका करंट अफेयर रहता है। तो करंट अफेयर आपके सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आपको करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। कम से कम 7-8 महीने का करंट अफेयर आपका तैयार होना चाहिए। और अदर भी एग्जाम के लिए, जैसे केबीएस में जो 10 नंबर का जीएस आता है ना, उसमें ज्यादातर क्वेश्चन करंट के रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपका सिर्फ जीएस का रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से एएस की जो वैकेंसी है उसमें टोटल करंट आपका पूछा जाता है 10 नंबर का। उसी तरीके से अगर हम बात करें लेखपाल का, या अभी मान लीजिए पेट का जो एग्जाम होने वाला है, पेट एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन सीधे सीधे करंट से आएगा। इसलिए करंट आपके हर एक एग्जाम में, चाहे आप जिस एग्जाम की भी तैयारी करते हैं, आईएएस पीसीएस से लेकर ग्रुप डी तक के एग्जाम में करंट अफेयर आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए करंट अफेयर का आप लोग डेली पढ़ना है। ये मत सोचिए कि नहीं वैकेंसी नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आपको डेली पढ़ना है। 15-20 मिनट का वीडियो है, पढ़ लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके क्वेश्चन, और मैं इतना रिवीजन करा ही देता हूं कि आपको अलग से करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं ये रिवीजन सीरीज भी लेकर आया हूं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।